स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले खौफनाक सफ़र के तमाम एपिसोड्स टाइमली रिसीव हो सकें। कमरे में मौजूद वॉल क्लॉक सुबह के 8 बजा रहा था और खिड़की के रास्ते सूरज अपनी रोशनी ऐसे बिखेर रहा था जैसे उसकी परमानेंट जॉब हो और वह कभी भी इससे इनहिराफ नहीं कर सकता। ऐसे में एक नौजवान मिरर के सामने खड़ा बाल बनाने में मसरूफ था। वो तरोताज़ा तो लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी सोच के साए और चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। अचानक उसकी वाइफ ने उसे अपने ख्यालों से चौंकने पर मजबूर कर दिया। अशर, नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ। उसने गहरा सांस लिया और वॉल क्लॉक की जानिब देखा। उसे लगा जैसे वक्त उसके हाथ से निकलता जा रहा हो और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। जब वो डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो पराठों और चाय की खुशबू से उसे कुछ सुकून हासिल हुआ और वो वहां बैठकर अपनी वाइफ के साथ नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। जॉब के लिए किसी तरफ से कोई रिस्पांस आया अशर? नहीं डियर, अभी तक तो कहीं से भी कोई कॉल नहीं आई। आज एक और जगह इंटरव्यू है, लेट्स सी कि क्या होता है। अशर, तुम्हें पता है ना, ईशा की फीस देनी है। प्रिंसिपल रोजाना मुझे मैसेज भेजती है। तुम्हें कुछ एहसास है? मुझे पूरी तरह एहसास है एंड आई एम ट्राइंग हार्ड, यू नो दैट। उसकी वाइफ को भी अंदाजा था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है और अपनी सी पूरी मेहनत कर रहा है। इसलिए जब उसे लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही तल्ख कह दिया है तो उसने नर्म लहजे में अशर से कहा, अशर, कुछ तो करना पड़ेगा। हम ऐसे कब तक काम चलाएंगे? आई नो अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सब जानता हूँ, इसीलिए तो आजकल पूरा पूरा दिन जॉब्स के एड्स देखते और इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करते करते गुजर जाता है। वेल, ईशा की फ़ीस ज़रूरी है, मैं कुछ करता हूँ। वो ये कहकर उन तल्ख जुमलों और रिजेक्शंस को याद करते हुए टेबल से उठ गया जो उसे रोज़ ही सुनने को मिलती थी और तैयार हो गया एक कठिन दिन के लिए जिसमें उसे फिर से मुख्तलिफ जॉब्स के लिए इंटरव्यूज़ देने और वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना था। अशर एक बुक शॉप पे खड़ा एक न्यूज़पेपर रीड कर रहा होता है जिसमें एक जॉब एड उसकी नज़रों के सामने आता है। वो उसे पढ़ने लगता है। ये क्या है? जॉब सीकर्स के लिए बेहतरीन मौका, आइए और आकर आज ही जॉब के लिए इंटरव्यू दीजिए। उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद नज़र आने लगती है और उदास आंखें एडवर्टाइजमेंट को रीड करना जारी रखती हैं। अपनी सीवी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ सुबह 10 बजे दी गई लोकेशन पर पहुँचें, लेकिन याद रहे आपको अकेले आना होगा वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा अजीब नहीं? खैर, शायद कुदरत की तरफ से मेरे लिए एक मौका है, मैं ज़रूर जाऊंगा। मंडे को नाश्ता करने के बाद अशर अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल लिए निकलने ही वाला होता है। अशर, क्या आज इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या कहीं सिलेक्शन हुई है? मुझे एक ऐड मिला है, मैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ, किस तरह की कंपनी है? अभी कुछ भी नहीं पता, ये एक अच्छा मौका हो सकता है, मुझे ट्राई करने दो। ये कहकर अपनी वाइफ सारा को तसल्ली देते हुए वो घर से निकल जाता है। जब अशर एडवर्टाइजमेंट वाली लोकेशन पर पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि बिल्डिंग एक सुनसान जगह पर है जिसके आसपास दूर दूर तक कोई भी बिल्डिंग मौजूद नहीं और इमारत पर अजीब सी पुरस्कारियत का राज है। वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है, वो देखता है वो अकेला ही है। यहाँ पर पूरी बिल्डिंग शीशे से बनी हुई है और ग्लास वॉल का कलर्स इस कदर अजीब कि उसको देखकर दिल पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाए। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि कहीं उसने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की कि उसे ये गायबाना आवाज़ सुनाई देती है। वेलकम मिस्टर अशर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। रूम नंबर 2 में एंटर हो जाइए जहां आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस पुरस्कार आवाज़ को सुनकर अशर थोड़ा और डर जाता है, लेकिन एक अच्छी जॉब के लालच में रूम का ग्लास डोर खोलकर अशर अंदर दाखिल होता है। अंदर आकर वो देखता है कि वहाँ एक टेबल और उसके सामने एक चेयर पड़ी है। वो ये देख ही रहा होता है कि अचानक उसके कानों में फिर से वही गायबाना आवाज़ पड़ती है। मिस्टर अशर, आप सामने चेयर पे बैठ जाइए, अभी बॉस आपसे इंटरव्यू लेंगे। अशर कुछ सोचते हुए सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। अशर को वहाँ बैठे हुए कुछ वक्त गुजरता है। उसका दिल मामूल से ज़्यादा धड़क रहा होता है।
तभी उसके कानों से एक भारी और रोबोटिक आवाज टकराती है। अशर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है? क्या? कौन हो तुम और किधर से बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा इंटरव्यूअर हूँ। मुझे तुम्हारी मुश्किलात, तुम्हारी गुर्बत सब पता है मुझे। अशर थोड़ा सा घबरा जाता है। उसका दिल बेचैन है, लेकिन वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश करता है। मुझे सिर्फ एक जॉब चाहिए। मुझे अपनी बीवी और बच्ची के लिए कुछ करना है। अशर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें बाकी सबसे बेहतर बनाता है? अशर की आंखें एक अज़म से चमकने लगती हैं। मेरे पास मेहनत करने की ताकत है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और क्या तुम्हारी मेहनत कभी तुम्हारे काम आई? क्या तुम अब भी एक जॉब के लिए नहीं भटक रहे? ये सुनकर अशर को अपने बचपन से लेकर अब तक के दिन याद आने लगते हैं, उसके वो ख्वाब जो कभी भी पूरे न हो सके। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। अब मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी करना पड़े, क्या तुम कर सकोगे? हाँ, कुछ भी। मैं अब इस गुर्बत की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। तो आज सीधा यहाँ से तुम्हारा सफर शुरू होता है। हम तुम्हें एक हैंडसम सैलरी पैकेज के साथ एक ब्रांड न्यू कार देने के लिए तैयार हैं। क्या तुम्हें मंजूर है? ये सुनकर अशर को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही उसके दिल में बहुत से वसवसे भी जन्म लेते हैं और वो पूछता है, पर इस सब का क्या? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर मैं ना बोल दूं तो? ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अशर। बस तुम्हें हाँ कहना है और तुम्हारी फैमिली की जिंदगी बदल जाएगी। अशर बेचैनी से सोचता है, क्या ये कोई ख्वाब है या हकीकत? थोड़ा सोचने के बाद, ठीक है, मैं इस जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ। ग्रेट। तुम्हारे सामने एक एग्रीमेंट है, तुम्हें साइन करना है, जिसके मुताबिक तुम सिर्फ ऑफिस में अपना काम करोगे, दूसरी किसी चीज के बारे में ना सोचोगे और ना ही जानने की कोशिश करोगे। और तुम अपने वर्क के बारे में किसी से शेयर नहीं कर सकते। और तुम्हारा काम ये होगा कि रात के टाइम बिल्डिंग के सभी सीसीटीवीज को मॉनिटर करना। अशर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन एक हैंडसम सैलरी पैकेज की वजह से वो ज़्यादा नहीं सोचता और पेन उठाकर एग्रीमेंट पेपर पे साइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। आज अशर का ऑफिस में पहला दिन या कहें कि पहली रात थी। हमेशा की तरह वो तैयार हुआ और वाइफ के साथ चाय और स्नैक्स लिए और सारे शाम ही ऑफिस के लिए निकल गया। उसके ऑफिस पहुंचने पर उसे एक डेस्क दिया जाता है। उस पर एक स्क्रीन लगी हुई है जहां सीसीटीवी कैमरास की फीड दिखाई जा रही है। ये तो सिर्फ कैमरास देखने का काम है, लेकिन इसके लिए इतनी सारी सैलरी क्यों दे रहे हैं? खैर, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। आहिस्ता आहिस्ता गहरी रात का अंधेरा अपने पांव फैलाने लगा। उसने डेस्क पर बैठकर सामने नजर डाली तो अचानक वो से नजर आने लगी वो रेड हेयर बैंड वाली लड़की, जिसको देखते ही अशर बेचैन हो गया। उसके दिमाग के पर्दे पर मुख्तलिफ यादों के अक्स उभरने लगते हैं। उसने सोचा कि शायद ये भी मेरी तरह यहाँ काम करती है और सीसीटीवीज की मॉनिटरिंग जारी रखता है। असल में ये तो कोई काम ही नहीं था। एक खाली बिल्डिंग को स्क्रीन्स पर देखना होता था, या फिर अक्सर वो रेड हेयरबैंड वाली लड़की जो उसे नजर आ जाती, जिसे देखने के बाद अशर को ऐसा महसूस होता कि शायद वो कुछ कहना चाहती है। वो ये सेम काम करते करते बोर हो जाता और कभी कभी ये बोरिंग फ्रस्ट्रेशन तक जा पहुंचती, लेकिन अग्रीमेंट की वजह से वो कुछ कह भी नहीं सकता था। अगर कभी ज़रूरत होती तो वो ही गायबाना आवाज़ उसे इंस्ट्रक्शंस पास करती। जब कभी उसकी वाइफ या उसकी बेटी ईशा उसकी जॉब के मुतालिक पूछती तो वो यही कहकर टाल देता कि सब ठीक है। वो उन्हें अपने ऑफिस कोलीग्स और अपनी जॉब के मुतालिक तरह तरह की फर्जी कहानियां सुनाता। अशर, ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है? वहाँ सब ठीक है? हाँ, सब अच्छा है। सभी फ्रेंडली हैं और बॉस से तो मेरी खूब बनती है। अशर मुस्कुराकर जवाब देता है, लेकिन अंदर से वो इंतहाई बेचैनी महसूस कर रहा होता है। हमारे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अशर सिर्फ हाँ में सर हिलाता है, लेकिन उसका जहन माजी की तल्ख यादों में खो जाता है। वो रेड हेयर बैंड वाली लड़की और फिर से उसका नजर आना। इन्हीं सोचों में गुम अशर एक और नाइट शिफ्ट के लिए ऑफिस की जानिब रवाना होता है। हर रोज की तरह अशर फिर से ऑफिस पहुंचता है और अंधेरा गहरा होते ही फिर से वही बोरिंग काम
और वो रेड हेयर बैंड वाली लड़की। वो फिर से फ्रस्ट्रेशन की इंतहा पर पहुंच जाता है। अचानक उसे वो लड़की स्क्रीन्स पर नजर आती है, लेकिन आज उसे ऐसा महसूस होता है कि वो लड़की उसे अपने पास बुला रही है। वो लड़की उसे इशारे से अपने पास बुलाने लगती है। अशर को महसूस होता है जैसे ऑफिस के साथ साथ पूरी बिल्डिंग में हल्की हल्की आवाज़ें गूंज रही हैं, जो ज़हन को मुंतशिर और दिल को बेचैन कर रही हैं। Usher, 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 come here, Usher, Usher, come here, Usher, come to me, Usher, please come to me, please come to me, please come to me. अशर किसी ट्रांस की सी कैफियत में अपने डेस्क से उठता है और ऑफिस से बाहर निकलकर एक कॉरिडोर में चलने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे वो नींद में हो। चलते चलते एक हॉल में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि वही लड़की उसके सामने खड़ी है। जब वो उसके चेहरे पर नजर डालता है तो उसे महसूस होता है जैसे वो किसी लाश का चेहरा हो। बिल्कुल पथराई हुई आंखें और बेतासुर चेहरा। अचानक जमीन फटती है और वो लड़की उसकी आंखों के सामने जमीन में धंसने लगती है। अशर जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उसको रोकने में नाकाम रहता है। और रोकने में नाकाम तो रहता है, लेकिन खुद भी अंदर धंसने लगता है। लड़की की भयानक चीखों से पूरी बिल्डिंग गूंज उठती है। जैसे ही वो दोनों जमीन के अंदर दफन होने वाले होते हैं, लड़की उसका हाथ छोड़कर एक जोरदार धक्का देती है उसे। वो झटका इतना शदीद होता है कि उसको ऐसा लगता है जैसे वो किसी पत्थर से टकरा कर वापिस आया हो। इसके साथ ही उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वो अपने ऑफिस डेस्क पर ही मौजूद है। वो तो ख्वाब देख रहा था। वो फिर से स्क्रीन की जानिब देखता है, जहां वो लड़की अब भी नजर आ रही होती है, लेकिन उसकी तस्वीर में खौफ नजर आता है और उसकी आंखों से खून के आंसू जमीन पर टिप टिप गिर रहे होते हैं और उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात होते हैं जैसे वो इंतहाई दर्द की कैफियत में हो। अशर ये सब देखकर बहुत डर जाता है और उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। वो चिल्ला के कहता है, इनफ इज इनफ, मुझे नहीं चाहिए जॉब, मैं इससे रिजाइन करना चाहता हूँ। कहाँ इस कंपनी का ओनर? आखिर तुम लोग मुझे किसी से मिलने क्यों नहीं देते? मिस्टर अशर, आप किसी से हत्ता के बॉस से भी नहीं मिल सकते। प्लीज आप खामोशी से अपना काम करें। ये सुनकर अशर को और भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने सामने लगी हुई स्क्रीन को पेपर वेट उठाकर तोड़ने लगता है। जैसे ही वो स्क्रीन्स को तोड़ता है, तमाम स्क्रीन्स ग्लास वॉल बन जाती हैं, जहां उसकी बच्ची और बीवी के साथ उसी रेड हेयर बैंड वाली लड़की की तस्वीरें गर्दिश करने लगती हैं। अशर ये सब देखकर बिल्कुल पागल सा हो जाता है और अपने ऑफिस का दरवाजा खोलकर एक जानिब भागने लगता है। भागते भागते वो उसी बड़े से हॉल में पहुंचता है जो कॉन्फ्रेंस हॉल लग रहा होता है, और अंदर जाते ही वो कुछ ऐसा देखता है कि उसका खून उसकी रगों में मुंजमद होकर रह जाता है। अशर अपने सामने देखता है कि बहुत सारे लोग जिनके चेहरे पथराए हुए हैं, उनके अंदाज में बेचैनी और वहशत है, उसे घूर रहे होते हैं। उनकी हालत से लगता है कि जैसे वो सभी जॉब सीकर्स हैं। उसी हॉल में एक जानिब वो रेड हेयर बैंड वाली लड़की भी मौजूद है, जो उन्हीं के साथ स्क्रीन देखने में मसरूफ है। ये देखकर अशर हैरान होने के साथ बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो लड़की को जोर से मुखातिब करते हुए कहता है, महविश, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। चलो अब यहाँ से, अब हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। अशर का यह कहना था कि उन लोगों की आवाज़ें सरगोशियां बनकर उसके कानों में पड़ने लगीं और जो लम्हा बलम्हा बुलंद से बुलंदतर होती जा रही थी। अशर को लगा जैसे इन आवाज़ों से उसका दिमाग फट जाएगा। अचानक उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया और उसको देखते ही अशर के हाथों पैरों से जान निकलती हुई महसूस हुई। उसकी आंखें खून जैसी लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर वीरानी और वहशत का राज था। उसका चेहरा वो किसी भयानक डायन से मुशाबे था। उसकी आंखों में कई सवाल और चेहरे पर ऐसी मुर्दनी छाई हुई थी कि जैसे वो सदियों से इसी हालत में हो। अशर ने महसूस किया कि उस लड़की के सर उठाते ही तमाम सरगोशियां मादूम हो गई हों।
लेकिन अशर को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हो रहा था। जैसे ही अशर ने भागने के लिए वहां से कदम आगे बढ़ाए, तभी वो मफलूकुल हाल लोग गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगे, जैसे आज उसे मार ही डालेंगे। लेकिन तभी उस लड़की ने अपना हाथ अशर की जानिब बढ़ाया और अशर का बर्फ होता हाथ अपने हाथों में ले लिया। इन हाथों में किसी दुश्मन की सख्ती नहीं, बल्कि किसी मोहब्बत करने वाले की नरमी शामिल थी। अशर को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल के बेड पर मौजूद है। वो याद करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ क्यों और कैसे पहुंचा। फिर एक झमाके के साथ उसे सब याद आ जाता है। वो पुरस्कार बिल्डिंग, वो इरिटेटिंग जॉब और सबसे बढ़कर वो रेड हेयर बैंड वाली लड़की, सब तो याद था उसे। कुछ भी तो नहीं बोला था वो। आप ठीक हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हैं, लेकिन आप सेफ हैं, सो डोंट वरी। मेरी दोस्त महविश और वो बिल्डिंग। दोस्त? बिल्डिंग? सर ये आप क्या बोल रहे हैं? आप रोड पे किसी को बेहोश मिले थे, सो उन्होंने आपको यहाँ पे एडमिट करवा दिया। ये कहकर वो नर्स बाहर चली गई और थोड़ी ही देर बाद एक पुलिस ऑफिसर अंदर दाखिल हुआ। जी तो अशर साहब, ये नाम है ना आपका? जी हाँ, मैं अशर ही हूँ। तो बताइए क्या हुआ आपके साथ वहाँ? वो बिल्डिंग और मेरी वो दोस्त महविश, उस बिल्डिंग में ज़रूर कुछ गलत है। कौन सी बिल्डिंग? एड्रेस बताइए। अशर ने बिल्डिंग की लोकेशन और जो वहां हुआ पुलिस ऑफिसर को मनो अन बता दिया। पुलिस ने उस पर यकीन तो नहीं किया, लेकिन मैटर को सेंसिटिव समझते हुए उन्होंने सोचा कि एक दफ़ा चेक करने में ज़्यादा क्या है। पुलिस ने जब उस बिल्डिंग को इंस्पेक्ट किया तो उन्हें काफ़ी शॉकिंग बातों का इतराक हुआ। उस बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे लोगों के स्कल्स मिले जो जॉब की तलाश में यहाँ आ तो गए, लेकिन कभी वापस न जा सके। उन्हीं लाशों में उस लड़की महविश की भी लाश थी, जो 10 साल पहले अशर की यूनिवर्सिटी फेलो थी और शायद दोस्त से बढ़कर भी कुछ थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन वो गायब हो गई और फिर कभी उसका पता न चल सका। वो भी एक जॉब सीकर थी। जब मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम हुआ कि करीबन 50 साल पहले वो बिल्डिंग एक साइंसदान ने बनवाई थी। वहाँ वो अपनी लैब बनवाना चाहता था। वो डिग्री होल्डर्स को वहाँ जॉब के लिए बुलाता और फिर वो उन्हें यहाँ कैद रखकर उन पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता, जिसकी वजह से लोग मर भी जाते थे। और अगर लोग ना भी मरते तो वो उन्हें रास फाश होने के डर से खुद ही मार देता। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद वो साइंटिस्ट भी एक प्लेन क्रैश में मारा गया। ये सब पुलिस को कुछ पुराने रिकॉर्ड्स और बिल्डिंग में मौजूद कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स से मालूम हुआ। इस सब के बाद उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया, लेकिन ये आज तक पता न चल सका कि उस साइंटिस्ट के बाद वो कौन था जो उन जॉब सीकर्स को वहां बुलाता था। और हाँ, आज के न्यूज़पेपर में एक ऐसी ही ऐड मौजूद है। क्या आप अप्लाई करना चाहेंगे?